सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ हैं। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हमारी जो सीरीज है 100 प्लस ईवीएस प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी है। तो आज हम आगे बात करते हैं ईवीएस के संदर्भ में मूल्यांकन क्या है। जो इवैल्यूएशन है वो पर्यावरण अध्ययन को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से किया जाता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा होती है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाएं और एकाग्रचित होकर बैठिएगा। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जी हाँ, देखे हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, बिल्कुल होते हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ये कोई अध्यापक हैं, कोई अध्यापिका है जो अपने बच्चों को ये कह रही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है, बच्चों को हमने ये क्वेश्चन दिया है और बच्चे क्या करेंगे, उनका नाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इससे बच्चों में कौन सा कौशल विकसित हुआ या फिर नहीं होगा उसका हम आकलन करना चाहते हैं। तो क्या वर्गीकरण और चर्चा होगा, या फिर परिकल्पना या फिर प्रयोग होता, या न्याय के लिए सरोकार होगा, या फिर ऑप्शन डी अवलोकन व रिकॉर्डिंग होगी। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बच्चे अवलोकन करेंगे कि वास्तव में हमारे आसपास में बहुत सारे जानवर हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे पहली बात, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग यानी उनको सूचीबद्ध तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया प्यारे दोस्तों। अगर सलीके से क्वेश्चन को पढ़ें तो फिर ज़्यादा नहीं, उसके चार जो ऑप्शन है उनमें से हम बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, छांट सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। और ये बोल रहा है कि अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर अपने नोटबुक पर लिखना अवलोकन है एवं रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही कहा हमने, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे। आपको पता है जो अल्बर्ट बांडुरा उन्होंने कहा है बच्चे अवलोकन के जरिए सीखते हैं। समाज में रहकर बड़ों का अवलोकन करते हैं बच्चे, उनके जरिए बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो अवलोकन से तात्पर्य देखना और रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए तथा समझे गए तथ्य ना फैक्ट्स हैं उनको सूचीबद्ध करना, ये एक तात्पर्य होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हुआ था। और बात करते हैं जी साथियों हम इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से। 1 मिनट, ठीक है, आ जाएगा तब। ये लो, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है, यानी एल्यूमिनियम की कोई परत लेती है। क्या लेती है, एल्यूमिनियम की परत लेती है और पानी में डाल देती है और बच्चों को दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, जो परत है ऊपर तैर रही है। ठीक है, फिर फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ देती है, फिर से पानी में डाल देती है उसको, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। क्या है, वो डूबता है, पहले तैर रहा था अब डूबता है। ठीक है, एक ही बात है। तो फिर देखो, पहले तैर रहा था परती और फिर उसको निचोड़ दिया तो फिर डूबेगा। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि पहले तैरा क्यों और अब डूबा क्यों। ठीक है ना, तो ऐसे क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो बच्चे हमें बताएंगे तो उससे कौन सा उसमें कौशल है उसका बच्चे को प्रयोग करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या ये परिकल्पना हो रही है। 1 मिनट बहुत आगे चला गया। परिकल्पना कर रहे हैं बच्चे, बच्चे वर्गीकरण कर रहे हैं या फिर अवलोकन कर रहे हैं या फिर मापन करेंगे। आपने ऐसा देखा हो कि आप कोई कार्य करते हो बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा कहता है एक बार फिर से करो, एक बार फिर से करो, मैं देखूंगा, है ना। या फिर और कहता है कि एक बार बता दो, मैं वापस देख के बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें अवलोकन बच्चे करते क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पहले दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन सी राइट क्यों हुआ। किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल होता है। क्या कहते हैं, उसको देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गई थी उस घटना पर शिक्षार्थी अपने विचार प्रकट करेंगे और घटना के कारणों का अवलोकन करके उनका जो अवलोकन का कौशल है वो बहुत ज़्यादा व्यक्त होगा। बच्चे अपनी व्यक्ति दे पाएंगे और अब उसको जो अवलोकन क्षमता थी उसमें निखार आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हुआ है दोस्तों। बात करते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जरा गौर फरमाना कि सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्यों आवश्यक है, ये आवश्यक क्यों है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना दोस्तों कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है ये जानने के लिए, कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए, शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा इसके लिए हम ये जो मूल्यांकन करते हैं। क्या प्रगति निरंतर नहीं बनाए रखने के लिए, हमें तो बच्चे की प्रगति है वो निरंतर बनाए रखनी है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहीं पे
निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। क्या ये हो सकता है? परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु तो ये तो गलत है और ये भी तो गलत है। इसमें तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल कि बच्चों ने कितना नहीं सीखा ये जानने के लिए, तो ये नहीं है ना। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों में जो परीक्षा है ना, एग्जाम, उसके प्रति अनावश्यक रूप से भय उत्पन्न हो जाता है कि एग्जाम आ गए, अब क्या करेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बच्चे दबाव महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है, तनाव महसूस करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सर्वोत्तम जो ऑप्शन सी है हमारे पास है, ठीक है। बात करते हैं सी ऑप्शन क्यों राइट हुआ, देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आवश्यक उपचार किया जा सकता है, सही बात है, जिससे छात्र को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध ना हो, उत्पन्न ना हो, ठीक है। और साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय बना हुआ है वो भी समाप्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम अगर 24 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ठीक है, 1 मिनट, ये लो। प्राथमिक स्तर पर, एक बार फिर इसको इधर कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर अवलोकन आकलन में शामिल होना चाहिए। जो प्राथमिक लेवल है वहाँ पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, कक्षा कार्य देना। तो बच्चों को पहली बात तो फेल पास का नाम कतई नहीं सुनाना है। बच्चों को सुनाने नहीं है कि तू पास हुए, तू फेल हो गया, फला फेल हो गया, फला पास हो गया, उसके इतने बने, उसके इतने बने, नहीं, बच्चों को नहीं सुनाना, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, बिल्कुल सही हो सकता है। ये आकलन में हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षण क्या है कि बच्चों को यूज आपने बैठा दिया सीरीज वाइज और एक पेपर दे दिया और आप डंडे लिए घूम रहे हैं, औपचारिक परीक्षा कर रहे हैं कि ये 1.5 घंटे में, आधे घंटे में आपको ये काम करना है, तो ये औपचारिक परीक्षा हो गई, ठीक है। औपचारिक परीक्षण और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, है ना। खेल तो हो सकता है, खेल तो हो सकता है, ठीक है, बट ये कार्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा आयोजित करना। क्या ये आकलन में शामिल होना चाहिए? बस आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया शामिल कौन सा होना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो सतत रूप से कंटिन्यू कोई कार्य करना, और असंरचनात्मक रूप से हुआ कि हम बच्चों का जो भी अवलोकन कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, वो उनको बिना बताए हुए हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने अनुभव के जरिए उनका अवलोकन कर रहे हैं, है ना, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको निखार रहे हैं और उनमें परिवर्तन करें, उनको और ज़्यादा सुदृढ़ बना रहे हैं। और उसको हम क्या करते हैं, समझते चले जा रहे हैं कि हाँ, बच्चा वास्तव में एक निश्चित प्रोसेस के रूप में वो चल रहा है, प्रगति हो रही है बच्चे में, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करते हैं ये ऑप्शन सही क्यों हुआ, एक बार देखिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, बहुत सही है। बच्चे को हम बता सकते हैं, देखो आज आपने ना 5 तक टेबल याद किए, बहुत अच्छा है ना, फिर ऐसे कह सकते हैं, फिर उसको हम थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हैं, फिर उसे कल 6 का, 7 का और 8 का ऐसे टेबल याद करने के लिए कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो बच्चे प्रतिदिन डायरी लिखेंगे और जो मौसम है उसको दर्ज करेंगे, और उससे संबंधित बच्चे अगर कोई प्रश्न पूछें तो उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, या फिर मापने का कौशल? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर विकसित कौन सा कौशल होगा? आप कमेंट करें। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे प्लीज़ कमेंट करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट 8 एग्जाम नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करिए, वहाँ पर एक आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। तो वहाँ पर आप बहुत ही बेहतरीन नोट्स अवेलेबल अपने गेन कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि वहाँ बच्चों की संप्रेषण जो कौशल है वो बहुत ज़्यादा विकसित होगा। बच्चे डायरी लिखेंगे, वापस उससे प्रश्न पूछेंगे, जवाब सुनेंगे, ठीक है ना, और सलाह मशवरा करेंगे, थोड़ा बहुत अपनी वाद विवाद करेंगे, तो उससे क्या बच्चों की जो अभिव्यक्ति है वो सुदृढ़ हो पाएगी, ठीक है। बात करते हैं प्रतिदिन डायरी लिखना है, मौसम दर्ज करना और उससे संबंधित प्रश्न पूछना है, तो उससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपके सामने इस प्रकार से, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? हम बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करना चाहते हैं
और अगर हम अवसर प्रदान करेंगे तो कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है। इससे बच्चे समस्या सुलझाएंगे तो उनकी जो तर्क शक्ति है वो विकसित होगी, बच्चों की सोचने विचारने की जो क्षमता है वो ज़्यादा विकसित होगी, ठीक है ना। बच्चा एक अपसारी चिंतन कर पाएगा, बिल्कुल सही है, ये तो सही होना चाहिए, ठीक है। अब पूछा है ऑप्शन बी, देखते हैं। उनकी अवधारणात्मक संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल सही है। किसी अवधारणा को बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको हम थोड़ा स्पष्ट कर देंगे बच्चे के सामने तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएगा, ठीक है ना। ये भी तो कर सकते हैं। और उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, बिल्कुल सही है ना। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, कोई उत्तर है उस बच्चे को हम अच्छे तरीके से समझा देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये आपको नोटबुक में करना है। या फिर कोई भी चीज़ है, बच्चों को स्वयं को सोचने की क्षमता, अगर हम सोचने का अवसर नहीं दे रहे हैं तो हम अगर पूरी चीज़ बता देंगे बच्चों को तो बच्चा खुद क्या सोच पाएगा, बच्चा अपनी समस्या को खुद नहीं सुलझा पाएगा, उसमें समस्या समाधान का जो कौशल है वो विकसित नहीं हो पाएगा। बच्चा अपनी तरफ से कुछ नया ऐड करे, बच्चे में कुछ नई संरचनात्मक ये रचनात्मक चीज़ें निकले, ठीक है ना। तो ये नहीं हो पाएगा अगर हम बच्चे को पूर्ण रूप से चीज़ बता दें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम ऑप्शन जो डी है वो कार्य करते ही नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमें नहीं करना चाहिए अगर हम बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ओके, बच्चे की बातों को महत्व देना चाहिए। बात करते हैं, ये देखो राइट हुआ, इसको थोड़ा समझेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल कर सके और उसके लिए प्रेरित हो। छात्र को सही उत्तर समझा देने से वे अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा कौन बता देगा, अध्यापक बता देंगे तो बच्चे अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे। जब बच्चे अपनी ओर से कुछ करेंगे, जितना वो अपना खुद का नॉलेज लगाएंगे, अपना चिंतन करेंगे तो उतना ही उनमें निखार आएगा, ठीक है ना। वो एक डायमंड की तरह हमारे सामने प्रफुल्लित हो जाएंगे अगर हम उनको इस प्रकार के अवसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। 3-4 कथन आपके सामने इस प्रकार से हैं, ठीक है। और इनमें से एक कथन आपको छाड़ना है कि जो ईवीएस पढ़ाने लायक नहीं है और वो भी प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करेंगे, बिल्कुल सही है। जीवन से और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले जो मूल्य हैं उनको आत्मसात करेंगे। प्रकृति के प्रति बच्चों का हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, है ना। प्रकृति संरक्षण है, जो वन्य जीव संरक्षण है, मान लीजिए कोई जीवों के प्रति उनकी दया भावना है, उनको संरक्षण दें, है ना, पौधों के प्रति। तो इस प्रकार का हम क्या करेंगे, बच्चों में मूल्य विकसित करेंगे, नैतिक मूल्य विकसित करेंगे, ठीक। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाएंगे, बिल्कुल सही है, कि समाज में हमें किस तरह रहना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करते हुए हमें किस प्रकार से पौधारोपण करना चाहिए, इस प्रकार की उत्सुकता बच्चों में लाई, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक है, जो बच्चों के मनोगत्यात्मक बोल सकते हैं और संज्ञानात्मक जो कौशल है उनके विकास में सहायक हो। बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बहुत विकसित हो और बच्चे जो कार्य सोचे, जो कुछ करे, है ना, वो उसको उसमें मन लगाकर किसी कार्य को कर सके, है ना। खुद अपनी क्रियाएं बच्चे करें, बच्चे खुद करके सीखे और बच्चे कोई कार्य करते हैं तो उसमें व्यवहारिक रूप से क्रियाओं करते हुए उससे कुछ खोज सके, है ना। बच्चा अपना अनुसंधानात्मक जो व्यवहार है उसको अपना सके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी तो हमें करना चाहिए। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना कतई नहीं करना चाहिए। पहले दोस्तों, जो चीज़ बच्चों के लिए हानिकारक है वो तो कतई सही नहीं हो सकती। तो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि यदि हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही क्यों है, देखते हैं कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना कतई प्राथमिक लेवल पर कतई सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्या करना है कि हम जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले शामिल कर रहे हैं, तो हमारे कौन से 3 उद्देश्य कौन सा नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चों के जो बच्चे अगर पहले सुलझाएंगे, पहले सुनाएंगे और पहले कुछ अपनी ओर से, कुछ गुरुजी की ओर से अगर वो सुनेंगे, समझेंगे, उस पर तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, तो बच्चे की जो सर्जन शक्ति है उसका विकास होगा
और बच्चे उत्सुक होंगे, वाह आज तो ये सुनिए, आज तुमने ये समझा, आज ये किया, बिल्कुल सही बात है, इनमें बच्चों में उत्सुकता आएगी। और ऑप्शन बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है, तो ये भी तो बिल्कुल सही है ना। क्या हुआ, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा कि ये सही है ये गलत है, इन दोनों तरीकों से बच्चा विवेकपूर्ण तरीके से सोच पाएगा, तो ये भी चीज़ सही है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होगा, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी बोल रहा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, देखो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने के लिए कहना, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करना है, बस हम बच्चों के सामने इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दें कि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए और उससे सोचकर जो चिंतन करते हैं अपना सृजन करेंगे और उस चिंतन से बच्चों का जो आंसर है वो निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है पहले दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन डी सही क्यों है, ठीक है ना, आइए हम देखते हैं। 1 मिनट 1। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, अगर हम बिना देखे अच्छे कार्य कर लेते ना तो ये हो जाता है हमारा, हम सोचे समझे खुद तो बहुत ही बेहतरीन कुछ कर पाते हैं। प्रेरणा अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहले इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे ने जो पढ़ा है बाद में उस पाठ की पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके, इसलिए नहीं होता कि बच्चे को भ्रमित हो जाए। बच्चे को भ्रमित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, बच्चे इसलिए कर सकते हैं कि कोई पाठ पढ़ा है उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसका वापस रिवीजन हो सकते हैं, मतलब बच्चे का जो अधिगम विस्तार हो सके। क्या होता है, अधिगम विस्तार हो सके। पहले दोस्तों बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना आपको, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है शामिल करना या इंगेज, खोजबीन करना एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन और विस्तार देना एलिब्रेट और मूल्यांकन करना यूलेट, ठीक है। तो यूलेशन होता है उसको करना। फिर विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं, ठीक है। तो ये बात हमें बता दी है किसने इस क्वेश्चन ने। और आगे देखो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहता है, ठीक है, कहते हैं की बात है। फिर क्या है, ये इस प्रकार की गतिविधि बच्चों से करवाई जा रही है। अब इनमें कौन कौन सा ये शामिल है वो में पूछा गया है कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें, ऐसा होता है। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें, बिल्कुल सही है ना। बच्चे को बताएं कि अंकुरण की प्रक्रिया क्या है और उस पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्र यानी वर्कशीट है उस पर काम करें, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आपसे ये पूछा गया है कि जो शिक्षक द्वारा दी गई जो गतिविधि है, इन 5 जो आपको ईएस दिए गए थे ना, उनमें से कौन सा शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करना और एलिब्रेट करना शामिल है, या फिर तो एक्सप्लोर है और यूलेटेड है, वो है एंगेज है या फिर एक्सप्लोर है, या फिर एंगेज है या फिर ये नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, एक तो एक्सप्लेन करना और विस्तार देना ये चीज़ शामिल नहीं थी, ठीक है। व्याख्या रूप में और विस्तार देना ये 2 चीज़ें शामिल नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखते हैं ऑप्शन ए राइट क्यों हुआ प्यारे दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। विज्ञान शिक्षक शिक्षण के रचनात्मक उपागम का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को सक्रिय होकर अपने ज्ञान के निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके लिए वह विद्यार्थियों को गतिविधि में शामिल करना चाहते हैं, बिल्कुल करते हैं। खोजबीन के लिए प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तथा प्राप्त जो परिणाम है उनको कार्य पत्र में दर्ज करने के लिए कहते हैं, किंतु शिक्षक अपनी गतिविधि की व्याख्या नहीं करते हैं और नहीं उसका विस्तार करते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए था हमारा बिल्कुल प्यार कंप्लीट हो गया। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। एक प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षिका है वो जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बता रहे हैं और प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से उनको आंकेंगी, मतलब जल अभाव का जो टॉपिक है उसको किस प्रकार से बच्चों के सामने रखेंगे, ये कौन सा मैटर उनका, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर ऐसा हो सकता है क्या, या फिर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल को किस तरह बचत करना प्रारंभ किए हैं, या फिर ऑप्शन डी जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करना। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ऑप्शन व्यवहारिक है, क्या है, व्यवहारिक रूप से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। और ये पूछा गया पहले दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर जल अभाव को
बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को जल की महत्ता के बारे में बताना होगा और इसके दुरुपयोग, है ना, दुरुपयोग से आने वाली जो परेशानी या समस्या उसके बारे में बताना होगा, ताकि फिर बच्चे दैनिक जीवन में जल की बचत कर सकें और उसके प्रति बच्चे अवेयर हो सके, बच्चों में जागरूकता आ सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। क्वेश्चन कह रहा है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे हम, ठीक है। क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना तथा प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। क्या बच्चों को हम पहले बता देंगे कि हम इन स्थानों पर जाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पर देखेंगे इन चीज़ों को, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। क्या पहले से हम कह देंगे कि हम उस जगह पर जाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज पहले रख लो, ठीक है। या फिर ऑप्शन जो सी है वो बोल रहा है कि आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, मतलब कोई जो खेल की सामग्री उसको यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अवलोकन करें। तो जो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए से क्यों है इसको देख लेते हैं। अब आइए, हम बच्चों को पहले ही बता देंगे कि भाई एक सीट हमने तैयार की है, हम उस स्थान पर जहाँ पर जाएंगे कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे और साथ अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व एक साझा कर लेंगे। ये चीज़ हम उनसे थोड़ा सलाह मशवरा कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसे क्यों हुआ। जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा पर ले जाना तथा उस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए अध्यापिका को क्रियाकलापों की एक विस्तृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करनी होती है और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना होगा, ठीक है। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाए प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। क्या करते हैं? पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हिल रहा है, एक बार को थोड़ा छोटा कर लेते इसको। गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र स्थिर होते हैं घूम नहीं सकते। क्या ये हो सकता है? इनके कान ढके होते हैं, उड़ नहीं सकते। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। तो क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन जो ए है यही होता है कि अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार खुद घूमते हैं, गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं। वो खुद मतलब जो नेत्र हैं वो नहीं घूम पाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमें पक्षियों का अवलोकन करते समय ये ज्ञात होता है कि अधिकांश पक्षी आंखों को नहीं हिला सकने के कारण अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं। इस कारण जो उनकी गर्दन है वो अत्यधिक ज़्यादा इधर उधर हिलाते हैं, ठीक है। अधिकांश नेत्र जो उनकी पक्षियों के जो नेत्र हैं वो स्थिर रहते हैं, पूतली स्थिर रहती है, ठीक है। जैसे मानव का इधर उधर घूम जाता है, उनका नहीं घूमता है, ठीक है ना। उल्लू चारों ओर देख पाता है। 33 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार है। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अवलोकित करे क्या बच्चे पर्यावरण के पौधों को। और अब बच्चों को सार्थक अधिगम करना, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। कहा गया है कि समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बस यही होती है। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्या ऐसा होता है। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, क्या ये होता है। उनकी ऊंचाई का पता लगाना, पत्तियां कैसी है, उनकी गंध कैसी है, उगने के स्थान पर उस स्थान पर मिट्टी का अवलोकन करना। तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही, क्योंकि व्यापक कर दे रहा है। क्या दे रहा है? व्यापक कर दे रहा है और अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज हो जाएगी ये। अध्यापक जो महिका है उसके अनुसार विद्यार्थी अपने आसपास के पौधों को अच्छी तरह से अवलोकन करे और उस जगह का भी जहाँ पर पौधा उगता है उसका अवलोकन करे और उनकी ऊंचाई है, उनकी पत्तियां हैं, उनकी गंध है, उनके स्थानों का अंतर है, उसको भी अवलोकित करें। तो ऑप्शन डी प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइए प्यारे दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्व अनुमान करना, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। तो
निर्धारण होता है क्या, नहीं हो सकता। निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, ये तीनों चीज़ों कौशल है वो हमें करने चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव का केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है। बट जो ऑप्शन जो बी है ना वो नहीं है कि प्रण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित हो, प्रत्यक्ष हो, अनुभव का निर्धारण करने का कौशल नहीं है, केंद्र बिंदु का जो निर्धारण उनके लिए कौशल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा गौर फरमाना दोस्तों। पूछा गया शिक्षार्थियों का आकलन करते समय प्रण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचनाएं दर्ज करना। सही है क्या? बच्चों के कार्य के केवल कुछ ही पक्षों का ध्यान रखना और बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उनका उल्लेख करना। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कुछ ही पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हमें बच्चे कोई भी कार्य करे उसका पूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए, पूरा अवलोकन करना चाहिए, ठीक है ना। और पहले बच्चे ने क्या सीखा, अब उसने नई चीज़ क्या ऐड की, उसकी भी तुलना में हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। ओके।